सो हे चैम्प्स, आज हम मॉडल पेपर 3 करेंगे, जिसमें हमने बहुत बढ़िया क्वेश्चंस लिए हैं और जैसा कि मैंने 2 मॉडल पेपर कराए, आपने बहुत अच्छे से उसको देखा, थैंक यू। और आज हम मॉडल पेपर 3 में बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं चैप्टर वाइज़ मॉडल पेपर करा रहा हूँ, है ना? चैप्टर वाइज़ मॉडल पेपर करा रहा हूँ, कैसे? चैप्टर वाइज़, ठीक है? तो उस क्लास में मैंने मॉडल पेपर 2 में मैंने बायो के पहले 2 चैप्टर लिए थे और केमिस्ट्री के 2 चैप्टर और फिजिक्स के भी और इंग्लिश ग्रामर के भी, नर्सिंग एप्टीट्यूड के। तो आज मैं उन्हीं के आगे चैप्टर मैंने लिया है। देखो, इस जो मॉडल पेपर की जो सीरीज़ है, इससे आपका चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और ये आपको अंदाज़ा लगेगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है? मैं सारे कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चंस पेपर फ्रेम करता हूँ और आप पेपर टेम्परामेंट अटेम्प्ट कर लेंगे। और बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर पीडीएफ भेजिए पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल आपको दे दिया है, अनुराग नर्सिंग करके है। वो जॉइन कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, ठीक है? सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर दूँ। देखिए, यहाँ पे आपका नाम डालना होता है, आपको पता है, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ यार, ठीक है? सो अनुक्रमांक डालना होता है, वर्डों के नाम डालना होता है, ये सब यहाँ पे ये लोग करते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग सीधा क्वेश्चन्स पे आते हैं, जो बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन्स हैं। सो पहले हम लोग, आपको पता है, हम लोग बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट करेंगे। बता रहा है कि पीट्स इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आज मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आया हूँ कि बाइलिंगुअल है। तो बता रहा है पीट्स किससे प्राप्त होता है? फिनोरिया से, स्फैग्नम से, इरेसिया से या मार्केंसिया से, बताइए। तो वो प्राप्त होता है स्फैग्नम से। व्हाई? बिकॉज़ स्फैग्नम जो होता है वो मोस्ट पार्शियली, क्या? मोस्ट पार्शियली डैके फॉर्म है। डैके समझते हैं आप? डैके एंड फॉर्म पीट्स, ठीक है? फॉर्म पीट्स, समझ गए? व्हिच यूज्ड एज़ अ फ्यूल एंड गार्डनिंग, किसमें यूज़ करते हैं? इसका यूज़ भी आप देख लीजिए। यूज़ एज़ अ फ्यूल एंड गार्डनिंग, ठीक है? ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो देखो, ऐसे करने हो तो अगर आपको फिनोरिया का एग्ज़ाम्पल पता है, रिक्सिया का, मार्केंसिया का, तो इनको आप देखिए, आप इनको भी गो थ्रू याद करना है कि यार ये क्यों नहीं है, ठीक है? मैंने इसका रीज़न बताया, आपको इसका रीज़न ढूँढना है, ठीक है? तो आई होप आपका पहला आंसर सही होगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। लिवर वर्ड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, बताइए कि अलैंगिक रूप में किससे प्रजनन करते हैं? गैमा से, फ्रेगमेंटेशन से, माइटोस्पोर से एंड बोथ है ए और बी से। जो लिवर वर्ट होता है ना, एसेक्सुअली जो बाय रिप्रोड्यूस करता है, वो दोनों से करता है। किससे? ए और बी से, यानी कि गैमा से भी करता है और फ्रेगमेंटेशन से भी करता है। बिकॉज़ वही है कि जो फ्रेगमेंटेशन से होता है वो थैलस पे होता है ना, कहाँ? थैलस पर, थैलस का होता है, ठीक है? थैलस पर होता है। यानी कि जो लिवर वर्ट रिप्रोड्यूस बाय गैमा एंड आल्सो बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलस, ठीक है? इसका राइट आंसर ये, सॉरी, ये मतलब दोनों होंगे, ए और बी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा ध्यान से देखिएगा। इन द मॉसेस ऑफ द सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द, बताइए, मांस लैंगिक अंग किसके किस अवस्थाओं में पाए जाते हैं? प्रोटीनिमा स्टेज, स्पोरोफाइटिक स्टेज, लेफी स्टेज एंड बोथ और ए एंड बी, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शंस, तो वो होता है हमारा लीफी स्टेज में। व्हाई? बिकॉज लीफी स्टेज में क्या होता है, जो इन मॉसेस में मैं देखूँ, अगर मॉसेस में क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन कौन से होते हैं, बताइए? सेक्सुअल ऑर्गन कौन से होते हैं? जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो होते हैं हमारे एंथ्रेडिया और ऑर्किगेनिया, होते कि नहीं? एंथ्रीडिया एंड ऑर्किगोनिया, ठीक है? ऑर्किगोनिया होते हैं। तो ये कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं? ये जो लीफी गैमेटोफाइट होते हैं, वहाँ पे ये प्रेज़ेंट होते हैं। कहाँ पे? लीफी गैमेटोफाइट, वहाँ पर ये प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? समझ गए? एंड आगे मैं बढ़ता हूँ, तो इसका राइट आंसर मैंने बताया, लीफी स्टेज। अच्छा, क्वेश्चन बायो के मैंने लगभग थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं, लगभग 30-30 क्वेश्चन होंगे, इसलिए लिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 24 ही कराऊँ, ज़्यादा भी कर लेंगे, मैं मतलब बहुत क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है? और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। आप नोट्स चाहे जितने बना लें अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे, उनसे कोई काम नहीं होगा। जितना ज़्यादा ये रियल प्रैक्टिस है, ठीक है? एक्चुअल में दिमाग यहाँ लगता है, नोट्स बनाने में कोई दिमाग नहीं लगता। नोट्स तो बना ही लेंगे, टीचर बना के दे रहे हैं आजकल, ठीक है? तो बताइए, एंथ्रोजॉइड रिप्रेजेंटेस, बताइए एंथ्रोजॉइड क्या दर्शाते हैं? तो भाई वो एंथ्रोजॉइड जो दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? मोटाइल और मेल गैमेट दर्शाते हैं। व्हाई? बिकॉज़ जो एंथ्रोजाइड्स होता है वो मेल गैमेट्स दैट कैन स्विम टू रीच द एग्स, समझ गए? रीच द एग्स मतलब कि वो तैर कर जाता है अंडा बनाने के लिए, है ना? पता है आपको। बताइए क्वेश्चन नंबर 5। इन टेरिडोफाइट्स स्पोर जर्मिनेट्स टू गिव द राइज, टेरिडोफाइट में बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? प्रोटीनिमा, प्रोथैलस, लीफी स्टेज, स्ट्रोबेली, बताइए। वो प्रोथैलस बनाते हैं, क्योंकि जो स्पोर होता है, क्या? स्पोर जो जर्मिनेट होते हैं, स्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म
प्रोथैलस, है ना? क्या? प्रोथैलस। कहाँ से? विच इज अ विच इज द विच इज द गैमेटोफाइट। क्या? गैमेटोफाइट। ठीक है, समझ गए। एंड आगे मैं बढ़ता हूँ, 6 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। बता रहा इन सिलेजेनेला द इम्ब्रो डेवलप इनटू, बताइए कि भ्रूण किसमें विकसित होता है। अब देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अब कोई बच्चा ये कमेंट नहीं करेगा कि यार भैया हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है ना? हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। तुम्हारे अंदर कितना डेडिकेशन है, तुम्हारे अंदर कितना डिटरमाइन है, वो दर्शाता है। हिंदी मीडियम तो तुम, क्या हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश नहीं जानते भाई? तो मैं तो बेसिकली फ्रॉम द हिंदी से था, फिर भी मैंने इंग्लिश सीखा। क्यों? क्योंकि मेरे को सीखना था, और इंग्लिश एक प्रोफेशनल लैंग्वेज, आपको सीखना पड़ेगा। इंग्लिश नहीं आती तो समझ लेना फिर फ्यूचर तो खतरे में नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में छूट जाएंगी। सो बताइए 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो वो होता हमारा स्पोरोफाइट। वाई? बिकॉज स्पोरोफाइट में इम्ब्रो ग्रो होते हैं। क्या? जो स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं उसमें इम्ब्रो इम्ब्रियो ग्रोस इनटू द स्पोरोफाइट प्लांट। ठीक है, स्पोरोफाइट प्लांट। ठीक। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। इन टेरिडोफाइट द मेगास्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म, मेगास्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म। तो भाई वो होता हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, है ना? क्यों? बिकॉज मेगास्पोर फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट इन किसमें? टेरिडोफाइट में। ठीक है, एक वर्ड पहचानना होता भाई, अगर आपने बढ़िया से एनसीईआरटी कर रखी ना, एक वर्ड देख लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ द यंग एम्ब्रोस इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट इज प्रिकर्सर टू। अच्छा, प्रिकर्सर वर्ड का मतलब हो गया बनाना। प्रिकर्सर वर्ड का मतलब हो गया बनाना, है ना? यहाँ पे ये प्रिकर्सर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड से लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन आया, नीट में भी आया, एंड यहाँ भी क्वेश्चन बना सकते हैं आपसे। बताइए मादा गैमेटोफाइट के भ्रूण के विकास में क्या होता है? चलिए बताइए भाई, क्या होता है वो आपको बता। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा सीड हैबिट। अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि इस कंडीशन में, इस अवस्था में, दिस कंडीशन इज अ स्टेप टूवर्ड सीड्स फॉर्मेशन। मतलब क्या कि इस अवस्था में जो एक सीड फॉर्मेशन का एक स्टेप की ओर होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बताइए। अब की बार सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, बायो में भी और इंग्लिश ग्रामर में भी, नर्सिंग में, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे में। एक भी क्वेश्चन का मतलब एक भी बच्चे के क्वेश्चन गलत हुए ना तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगा। पता नहीं आप क्या ही पढ़ रहे हैं भाई, इतने ईजी क्वेश्चन लेके आओ फिर भी गलत। इंग्लिश गलत निकल रही है किसी की, नर्सिंग एप्टीट्यूड गलत निकल रही है किसी की, फिजिक्स गलत निकल रही है। हाँ, क्या बना रखा है भाई? पढ़ो तो सही से पढ़ो। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वास्कुलर टिश्यू बट नॉट सीड्स। किसमें सवर्णी ऊतक होते हैं लेकिन बीज नहीं होते? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो फर्न में। क्या? फर्न में, बिकॉज फर्न क्या होता है? एक वास्कुलर प्लांट है। क्या है? वास्कुलर प्लांट है, एक वास्कुलर प्लांट है, बट रिप्रोड्यूस बाई स्पोर्स। क्या? बाई स्पोर, नॉट सीड। ठीक है, नॉट सीड्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई, मैं जो लिख रहा हूँ यार। द मेन प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। वास्तविक जड़ तना पत्तियों में विभेदित मुख्य पौधा शरीर किसमें होता है? बताइए। ग्रीन एल्गी, टेरिडोफाइट, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। तो किसमें होता है वो? टेरिडोफाइट में होता है। किसमें? टेरिडोफाइट में, क्योंकि ये फर्स्ट प्लांट थे। कौन से थे ये? फर्स्ट प्लांट थे। किसमें? फर्स्ट प्लांट ग्रुप, ग्रुप विद ग्रुप विद ट्रू रूट्स एंड स्टेम्स एंड लीव्स, है ना? तो पता है ना आपको बात कि ये फर्स्ट प्लांट थे और ग्रुप्स के, ठीक है, और साथ में इनके टू रूट सिस्टम्स एंड लीव्स थे। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इन टेरिडोफाइट्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस। तो वो आर्कीगोनियम। क्या? आर्कीगोनियम, बिकॉज एक साइड इग ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। इग इग इनसाइड आर्कीगोनियम सो फर्टिलाइजेशंस हैपन देयर, है ना? क्या होता है यहाँ पे? हैपन देयर, यानी कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। इग इग इनसाइड आर्कीगोनियम। ठीक है, बताइए जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है?
जिम्नोस्पर्म में टैप रूट होता है, क्या होता है? टैप रूट होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। व्हाई? बिकॉज़ जिम्नो इसके पास हैव अ वेल, जिम्नोस्पर्म हैव अ वेल टैप रूट सिस्टम, डेवलप टैप रूट सिस्टम, डेवलप्ड। ये यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे जिम्नोस्पर्म हैव वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स ऑन द सेम बॉडी, प्लांट बॉडी? बताइए, साइकस में, पीनस में, यूकैलिप्टस में या जिंकिंगो? जल्दी बताइए। तो किसमें होता है वो? बी में। बी मतलब बोले तो पाइनस, बिकॉज पाइनस एक क्या है, देखिए मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ इसमें बता देता हूँ कि पाइनस एक मोनोसियस प्लांट होता है। क्या? एक मोनोसियस होता है, प्लांट नहीं, मोनोसियस होता है। अच्छा ठीक है, अब मोनोसियस तो मैं बताऊंगा क्योंकि आपको पता होगा। मोनोसियस प्लांट होता है इसलिए इसमें, मोनोसियस होता है इसलिए इसमें मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल कोन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? कोन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ पे? ऑन द सेम प्लांट, ऑन द सेम प्लांट। ऐसे नोट्स बनाने होते हैं, समझ गए? अच्छा, जो साइकस और जो साइकस आपके पास दिख रहा और जिंकिंगो, ये जो दिख रहे हैं, ये दोनों क्या होते हैं? ये डाइसिसियस होते हैं, टियोसियस होते हैं। यानी कि इसमें जो मेल प्लांट्स होता है वो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल में डिफरेंट। अच्छा, 14 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि कोरोलाइट रूट्स हैव अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद। चलिए बताइए, फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेटिक ब्राउन एल्गी, फंगस, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो वो किसमें होता है? वो N2 फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें होता है, बिकॉज जो कैरोलाइड रूट्स होता है वो साइक। अच्छा, इसमें देखो, N2 फिक्सेशन कौन सी बैक्टीरिया होती है? नॉस्टॉक एनाबिना। क्या होता है? नॉस्टैक एनाबिना, है ना, नॉस्टैक एनाबिना होता है। अच्छा, इसमें और मैं एक चीज बता देता हूँ, जो कैरोलाइड रूट्स होती हैं, जो कैरोलाइड्स रूट्स ऑफ साइकस contains nostax and anabina with with fixed atmospheric नाइट्रोजन, है ना। ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है, यानी कि जो ये चीज मैंने आपको बताई, ये आप याद रखना, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। बता रहा है कि द कोन्स बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल आर नोन एज। बता रहा कि माइक्रोस्पोर धारण करने शंकु क्या था? मेल स्ट्रो क्या बोलते हैं, मेल स्ट्रोबेरी होती है, माइक्रोस्पोरोजेनिएट होते हैं, या मेल स्ट्रोबेरी होता है, या ए, बी और सी? तो वो मेल होता है। क्या? मेल स्ट्रोबेरी। वाई? बिकॉज माइक्रोफिल जो होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं माइक्रो, क्या, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रोस्पोरोफिल प्रोड्यूस माइक्रो माइक्रोस्पोर्स। अच्छा, माइक्रोस्पोर कहाँ पे? पोलन के माइक्रोस्कोप है ना, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। तो इसीलिए कहाँ पाए जाते हैं भाई? सो दे आर फाउंड इन मेल कोन्स, है ना। कहाँ पे? मेल कोन्स, ठीक है। करेक्ट आंसर मैंने ऊपर बताया। अच्छा, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब तुम सोचो, टफ लेवल के क्वेश्चंस थे थोड़ा, और मैं डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन भी करा रहा हूँ, और अभी तक 15 मिनट हुए हैं लगभग। तो अभी तक 16 क्वेश्चंस हो गए, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्म द माइक्रोस्पोरिक्स? बताइए, माइक्रोस्पोरिक्स क्या? वोल्फिया, इलेक्ट्रोकॉप्स, एक्सिया एंड पुलस्किया। बताइए। इसका राइट आंसर वोल्फिया, बिकॉज वोल्फिया इज द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। क्या? स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग plants, flowering plants and microsporic in size, ठीक है। इन, यार मेरी राइटिंग थोड़ी मतलब वैसे टाइप में है, क्योंकि इतना लिखना होता तो ऐसी राइटिंग है, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, इसलिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स कोडेटा इज नॉट वर्टिब्रेट्स? बताइए, ऐसा कौन सा कॉर्डेट है जो कशोरी की नहीं है, यानी वर्टिब्रेट नहीं है? तो वो होता हमारा ब्रांकियोस्टोमे, स्टोमे, है ना। क्या है ये? ब्रैंकियोस्टोमा, है ना। क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा। तो ये एक प्रकार का क्या है? एमिकफियस होता है। क्या? एम्फियो होता है, ठीक है। बिकॉज ये क्या होता है? फोटो कॉर्डेट होते हैं। क्या होते हैं? फोटो कॉर्डेट होते हैं, इनके पास कोई बैकबोन नहीं होती, हैज नो बैकबोन, हैज अ नो बैकबोन, ठीक है, इसीलिए ब्रैंकियो
स्टोमा होता है, ठीक है। अच्छा बताइए साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम बताना है तो वो भाई बहुत ईज़ी है, ये हो गया, ठीक है, इसका राइट है। बिलॉन्ग्स टू जीनस, क्या? एक प्रकार का जीनस है ये। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बताइए। साइक्लोस्टोम्स आर, तो वो होते हैं हमारे मेरीन एंड मिग्रेंट द माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर ऑफ द स्विमिंग स्विपिंग, बिकॉज़ जो साइक्लोस्टोम्स लीव्स आर lives lives in sea but go fresh water, go fresh water, fresh water to breed, ब्रीडिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉर्डेट कैरेक्टर्स, कॉर्डेट कैरेक्टर्स कौन से नहीं है, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कॉर्डेट कैरेक्टर्स कौन से नहीं जिसमें सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो, है ना? बिकॉज जो कॉर्डेट्स होता है, जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो कॉर्डेट्स होता है, कॉर्डेट्स हैव hollow hollow and dorsal nerve cord। एक चीज मैं आपको एचडब्ल्यू वर्क दे रहा हूँ कि हमारी बॉडी मतलब हमारी एनसीईआरटी में जितनी भी नर्व है, एनसीईआरटी की ऑल नर्व, वो आपको लिखना है विद फंक्शन, ठीक है। दो क्वेश्चंस नर्व से आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो देखो यार मैं बहुत बार बोल रहा हूँ सभी से, प्लीज मानो, क्यों नहीं मानते भाई? चीजों को डिफरेंशिएट करो, चीजों को इंटीग्रेट करो, चीजों को सेपरेट करो, चीजों को सेग्रीगेट करो, तब जाके आप किसी भी चीज को समझ पाएंगे, वरना आप भूल जाइए कि समझ पाए। सही बोल रहा हूँ कि मैंने यही तरीका अपनाया है, तभी मैं बोल रहा हूँ, कोई हवाबाजी नहीं, मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं। चलिए बता रहा, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉग फिशिंग। चलिए बताइए, बिकॉज उनके पास क्या होता है, उनके पास हैव गिल स्लिट्स एंड सम स्टेज, व्हाई? बिकॉज जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, all vertebrates show gills slits in embryonic stage। किसमें दिखाते हैं ये? एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, द कंपोनेंट यूनिट ऑफ कंपाउंड आई ऑफ द इंसेक्ट इज कॉल्ड, बताइए कि जो कि संयुक्त इकाई आंख की इकाई कहलाती है, तो वो कहलाती है हमारी ओमाटीडिया। वाई? बिकॉज जो कंपाउंड आई होती है, इसमें पास जो क्या होता है, इसमें पास ये जो मतलब ये बनता है ना, ये कैसे बनता है देखिए बताता हूँ। कंपाउंड आई इज मेड मैनी ओमेटीरिया, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, फ्लेम सेल आर मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ, तो किसमें होता है वो? प्लेटी हेलमिंथीस में। क्या होता है? प्लेटी हेलमिंथीस में, क्योंकि ये कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? फ्लैट वॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं ये? फ्लैट वॉर्म्स, सॉरी मैं यहाँ पे, फ्लैट वॉर्म्स हैव फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि ट्रू स्लोम्स इज कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल्स बॉडी सेल वॉल इनक्लोज्ड बाय। मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आ गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के लिए ये जरूरी है। जो लोग ये बोलते हैं ना यार कि सर 20 क्वेश्चंस कराइए करिए, सर 20-25 क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ 20-25 क्वेश्चन करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हर एक चैप्टर के जब तक आप 100 क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, मैं नहीं होगा बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या ही बनेगा, बताइए आप। चलिए तो बता रहा कि ट्रू स्लोम्स किस में होता है? ट्रू स्लोम्स इनक्लोज्ड बाय, तो वो होता है हमारा मीजोडर्म्स, ओ सॉरी मीजोडर्म्स बोथ साइड्स। किसमें? मीजोडर्म बोथ साइड्स, बिकॉज इसमें लाइन कंप्लीटली होती है। बिकॉज जो ट्रू स्लोम्स होता है, इधर देखिए, ट्रू स्लोम्स, ट्रू स्लोम्स is lined completely by mesoderms। mesoderm एनसीईआरटी रीड करते रहना, वरना सोच लेना तुम फिर। चलिए पेज यूनिवर्सल फॉर स्पॉन्स, स्पॉन्स के बारे में बताइए। यूनिवर्सल स्पॉन्स कहाँ पे भाई? वो होते हैं हाई रीजनरेट, उनके पास हाई रीजनरेशन पावर होती है। क्या होता है उनके पास? हाई रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है। जितने भी स्पॉन्ज होते हैं, ऑल स्पॉन्जेस हैव वेरी हाई रीजनरेशन रीजनरेशन एबिलिटी, रीजनरेशन एबिलिटी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच इज़ द अनरिलेटेड, बताइए, असंबंधित कौन सा? तो इसमें जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज़्म होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो सी स्क्वाड होते हैं। क्या सी स्क्वाड होते हैं? क्योंकि जो सी स्क्वाड होते हैं इज़ अ mollusk, अदर आर इकाइनोडर्म्स। क्या? इकाइनोडर्म्स, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री सेक्शन भी स्टार्ट करता हूँ। और एक चीज़, अगर थोड़े भी तुमको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितने भी दोस्त उनको भेजो, ठीक है। सिलोम्स प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग्स ऑफ मेसोडर्म्स। चलिए बताइए, सिलोम्स प्रेजेंट इज स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म्स, वो होते हैं सीजोसियोल में। क्यों? वाई? बिकॉज जो होता है ये फॉर्म स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म्स, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बस यही रहेगा हमारे हिसाब से। बता रहा है कि डेंगू फीवर इज स्प्रेडली, फैलता किससे फैलता है? वो एडीज से फैलता है। इट इज वेरी, ये एक प्रकार का क्या है? मॉस्किटो, आपको पता है क्या है? एक प्रकार का मॉस्किटो, ठीक है। चलिए आप केमिस्ट्री सेक्शन स्टार्ट करता हूँ। 24 आने चाहिए, मैं पहले ही एक वार्निंग दे रहा हूँ आपको, 24 आने चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। बता रहा है कि एक क्लोज्ड, क्या बता रहा है कि एक क्लोज्ड फ्लास्क है कंटेन ऑफ सब्सटेंस इन द थ्री स्टेट्स आर ट्रिपल पॉइंट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल विल बी। बता रहे एक बंद फ्लास्क किसी पदार्थ की ठोस द्रव वाष्प तीनों अवस्थाओं में ट्रिपल पॉइंट पर मौजूद है, तो बताइए कि जल अणुओं की औसत गति जुड़ जाएगी। अब भाई काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, तो काइनेटिक, अब बताइए इसमें वाष्प अवस्था में अधिकतम होगा, ठोस अवस्था में, द्रव में हो, या तीनों अवस्थाओं में समान होगा? देखो पहली बात तो ये तीनों अवस्थाओं में समान होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहले जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है, पता है ना आपको ये चीज़? मैं इधर आपको बता देता हूँ पहले, कॉन्सेप्ट देखिए। जो ट्रिपल पॉइंट होता है, क्या? जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। होता है कि नहीं? सेम होता है। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पे? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। समझ गए? देखिए जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है, वो सब में सेम होता है। क्या? सब में, यानी कि सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और ठोस में भी, ठीक है। और सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी, ठीक है। लिक्विड वेपर एंड गैस का तो है नहीं इसमें, सॉलिड वेपर, हाँ ठीक। चलिए, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर पे। इसीलिए जो तीनों स्टेट्स होते हैं वो सेम होते हैं। समझ गए? ये क्वेश्चन था आपका, इधर देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका राइट आंसर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है भाई, जरा ध्यान से देखिएगा, पूरी एनसीईआरटी की लाइन है। तो बता रहा है इन थर्मोडायनामिक्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल व्हेन। रिवर्सिबल का मतलब समझते हो ना? क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। तो सिस्टम सराउंडिंग चेंज इनटू ईच अदर। अब पहले दो बच्चों को, नहीं दो बच्चे नहीं, कोई भी बच्चा ये बताएगा सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं, ठीक है। देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम्स एंड द सराउंडिंग्स, द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम्स चेंज इनटू द सराउंडिंग स्पॉन्टेनियसली। चलिए बताइए। तो सिस्टम सराउंडिंग ऑलवेज इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम, व्हाई? बिकॉज परिवेश जो होता है हमेशा तंत्र के साथ संतुलन में होता है, बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इधर देखें, इधर मैं बता देता हूँ आपको, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्या? रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस में जो सिस्टम होता है, जो सिस्टम और सराउंडिंग, क्या? सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या होते हैं? हमेशा इक्विलिब्रियम्स में होते हैं। कैसा होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। चलिए, इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। बता रहा कि व्हेन एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबली द फाइनल टेम्परेचर इज। हिंदी में ऑप्शन आपके पास, प्रारंभिक तापमान में अधिक, प्रारंभिक तापमान में कम, प्रारंभिक तापमान के बराबर, या जो कंप्रेशन होता है, जो संपीड़न होता है, वो इसमें होता है। तो जो एडियाबैटिक जो रिवर्सिबल कंप्रेशन होता है, वो किसमें होता है? वो हायर देन इनिशियल टेम्परेचर पे होता है। बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि जो कंप्रेशन होता है, जो कंप्रेशन होता है, क्या? जो जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में जो गैस होता है, क्या? जो गैस होता है, गैस पर वर्क होता है ना, जो कंप्रेशन में क्या होता है?
गैस का वर्क होता है, जो जब गैस का वर्क होता है तो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है, समझ गए? इसका राइट आंसर ए था। चलिए, बता रहा है कि टी प्लेस्ड इन अ थर्मस फ्लास्क इज़ एन एग्ज़ाम्पल। तो टी इन अ थर्मस फ्लास्क होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, कौन-सा? जितने भी आइसोलेटेड सिस्टम है वो हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। जो थर्मस फ्लास्क होता है जो हीट और मैटर एक्सचेंज नहीं करता, जो ये जो थर्मल फ्लास्क होता है वो क्या नहीं एक्सचेंज करता? हीट और मैटर एक्सचेंज नहीं करता। इसीलिए इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ए गैस सिस्टम्स अंडरगो अ प्रोसेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इस एक गैसीय तंत्र स्थित तापमान में परिवर्तन करता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आइसोथर्मल, आइसोबारिक्स, आइसोकोइक्स। तो किसमें होता है? तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। बिकॉज़ क्योंकि टेम्परेचर बताया कि इधर देखिए, जो बता रहा है कि सिस्टम अंडरगोज़ प्रोसेस ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बोल दिया कांस्टेंट तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, द रिस्पेक्टिव एग्जांपल ऑफ द एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बताना है। तो बताइए, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी? एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर्स, या फिर टेम्परेचर और एंट्रोपी। तो एंट्रोपी और टेम्परेचर प्रकार की इंटेंसिव और एक्सटेंसिव है। अच्छा, इसमें देखो एक चीज़, जो एंट्रोपी है वो एक प्रकार का एक्सटेंसिव है, जो टेम्परेचर है वो एक प्रकार का इंटेंसिव है। ठीक है, टेम्परेचर हमेशा अंदर लगता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। A thermally isolated gases systems can exchange energy in the form of। ऊष्मा रूप में अलग गैसीय तंत्र ऊर्जा आदान प्रदान किस रूप में कर सकता है? हीट में, वर्क में, हीट एंड रेडिएशन में, इनर्शियल इंटरनल एनर्जी में। तो कहाँ पे होता है वो बताना है। तो वो वर्क पे, जो आइसोलेटेड, जो थर्मल आइसोलेटेड सिस्टम होता है, क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं करता। क्या है? हीट हीट एक्सचेंज नहीं करता, है ना? हीट एक्सचेंज नहीं करता, तो पर वर्क हो सकता है। ठीक है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन सा है? तो क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि डी डेल्टा ई बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है कि नहीं? इंटरनल एनर्जी स्टेट ऑफ फंक्शन क्या? इंटरनल एनर्जी स्टेट ऑफ फंक्शन, स्टेट ऑफ फंक्शन। ठीक है। चलिए बताइए, बता रहा है कि इफ आर इज वर्क डन बाय द सिस्टम एस इज हीट इन्वॉल्व। हीट इन्वॉल्व किसमें होगी? इसमें होगी डेल्टा ई आर एस, क्योंकि इसमें बता दिया कि आर वर्क डन बाय सिस्टम एस इन हीट इन्वॉल्व। कि देखिए, डेल्टा ई बराबर क्या होता है? एक हीट एब्सॉर्ब, क्या ये हीट एब्सॉर्ब एंड वर्क डन होता है कि नहीं? हीट इन्वॉल्व है मीन्स नेगेटिव हीट होगा। अगर देखो यहाँ पे हीट, यहाँ पे वर्क डन, अच्छा, जो हीट इन्वॉल्व है ये इन्वॉल्व हो गया। इन जब इन्वॉल्व हो गया तो इसका मतलब नेगेटिव हीट होगी। क्या? नेगेटिव हीट होगी। समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। पूछा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम एस इज हीट इन्वॉल्व, यानी कि जब देखो डेल्टा ई बराबर था हीट एब्सॉर्ब्स वर्क डन, तो अब इसमें हीट एब्सॉर्ब हो गई, यानी कि टेम्परेचर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। A system absorb 10 k joules heats and does 4 k joules work internal energy will। अब 10 k दे रखा है, बताइए। अब इंक्रीज होगा कितना? इंक्रीज 6 जूल्स होगा। वाई? अबे इधर देखिए भाई, 10 फोर, सॉरी 10, ये अभी मैंने फार्मूला फोर बताया था, कितना हो? प्लस 6 के जी होगा। समझ गए? चलिए, 11 more questions regarding internal energy of a molecule, which statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इस absolute value calculated? No, its absolute value cannot be determined। Yes, why? Because डिटरमाइन इसलिए होता है क्योंकि जो सिर्फ एनर्जी चेंज, जो सिर्फ इधर देखिए, सिर्फ इंटरनल जो एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, मैंने थोड़ा यहाँ पे शायद अलग मेथड से बता दिया। अब मैं इधर से ही तुमको बताता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है? ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तो मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नापी जा सकती है, यानी कि मेजर की जा सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। क्या है? मेजर तो कर सकते हैं, मेजर तो
कर सकते हैं, बट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ठीक है? इसीलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए, केमिकल इक्विलिब्रियम रेफर टू। अब केमिकल इक्विलिब्रियम रेफर टू, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायनामिक बैलेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। व्हाई? बिकॉज़ दोनों बराबर गति में चलती हैं, सेम मोशंस में चलती हैं। चलिए, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। अब देखो, चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, अगला चैप्टर आपको याद होना चाहिए, तब जाके मॉडल पेपर में, कल की भी क्लास में, संडे में भी हम करेंगे, ठीक है? 3 मॉडल पेपर मैंने रखे हैं। चलिए बताइए, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस किसमें होता है? वो जो मतलब संतुलन पर आगामी प्रतिगामी अभिक्रियाओं की दर क्या होती है? बराबर होती है ना? क्योंकि समान होती है, अभी मैंने ऊपर बताया। चलिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन, अगर कांस्टेंट के है तो किस पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम? तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए, 4 नंबर, इफ Q इज इक्वल टू K देन रिएक्शंस क्या हो जाएगी? देखो, जब ये होता है, यानी कि जब Q बराबर K होता है, तब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है बैलेंस। जब सिस्टम बैलेंस होता है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वो एट इक्विलिब्रियम्स किस पे होता है? इक्विलिब्रियम्स पे होता है। किस पे होता है? इक्विलिब्रियम्स। ली चैटरियल जो प्रिंसिपल है वो स्टेट होता है, क्या बताइए, सिद्धांत क्या है? तो वो होता है सिस्टम्स अपोज्ड बाय द चेंज अप्लाइड, यानी कि सिस्टम पर लगाए गए परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? सिस्टम पर लगाए गए परिवर्तन का विरोध करता है। अच्छा बताइए, एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट टू अ रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम्स shift equilibrium in forward, shift backward does not change equilibrium position, stops reactions, stops reactions। तो वो क्या होता है, वो आपको बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? वो होगा डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिकॉज जो कैटलिस्ट होता है, इधर देखिए पहले, जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट केवल क्या करता है? जो रिएक्शन के रेट होता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है ना, लेकिन संतुलन की स्थिति नहीं बदलता। क्या? जो बैलेंस होता है उसकी पोजीशंस नहीं बदलता, नॉट चेंज, ठीक है? इसीलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अच्छा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर, पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है? भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम पीछे और रिएक्टेंट की ओर आ जाता है ना? तो इसका राइट आंसर शिफ्ट बैकवर्ड, क्या? शिफ्ट बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम पीछे और रिएक्शन की जो रेट होती है पीछे की ओर आ जाता है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड्स। तो प्योर सॉलिड एंड लिक्विड्स में जो होता है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होता है, नॉट इंक्लूड, यानी कि इसमें एक्सप्रेशन नहीं लिया जा सकता। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चंस, यार कॉन्सेप्ट ना, जो जितने भी क्वेश्चंस हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अगर बुद्धि आपकी खुली है तो कर लेंगे। बताइए, व्हेन प्रेशर्स इज इंक्रीज इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड, ताप बढ़ाने पर संतुलन किस ओर खिसक सकता है? तो वो दबाव की ओर, किधर हो? अच्छा, दाब बढ़ाने पर जो इक्विलिब्रियम है किसी और संतुलन में खिसक सकता है उसका। इसमें क्या होता है? इक्विलिब्रियम कम, गैस अणुओं की ओर ज्यादा बढ़ता है, ठीक है? लेस मोल ऑफ गैसेस। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन, इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस, संतुलन अवस्था के अभिकारकों की सांद्रता कितनी होती है? तो कितनी होती है वो आपको बताना है। वो कितनी होती है? रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। चलिए, वैल्यू ऑफ के रिएक्शन 10 इज रिएक्शन इज, अब क्रिया के लिए के है तो बताइए रिएक्शन कैसी होगी, वो आपको बताना है। तो वो रिएक्शन होगी प्रोडक्ट फेवर्ड में, क्यों? बिकॉज के इज ग्रेटर देन 1 होने पर प्रोडक्ट अधिक होते हैं, तो प्रोडक्ट, जो रिएक्शन प्रोडक्ट है वो फॉरवर्ड फेवर्ड में होती है, ठीक है? 12 नंबर क्वेश्चन, चेंज इन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन, आयतन में परिवर्तन का दबाव या प्रभाव तब पड़ता है जब क्या होता है? वॉल्यूम चेंज का असर केवल गैस सिस्टम पर पड़ता है, गैस सिस्टम पर पड़ता है, ठीक है? चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस, किसी अभिक्रिया के संतुलन स्थिरांक। चलिए बताइए, तो वो क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में सिर्फ कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर बदलता है, किस पे? टेम्परेचर पर बदलता है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग फिजिक्स सेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? अब हम लोग फिजिक्स सेक्शन करेंगे। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा, ये मतलब ये चीज़ यहाँ पे है, 1 मिनट रुकिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, तब जाके आप कर लीजिएगा।
ओह सॉरी, रहने देते इसको करने को, ऐसे ही रहने दे। चलिए कर लेते हैं भाई, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ए वेक्टर है, एक सदिश होता है, एक सदिश होता है, तो इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है? ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन, जल्दी-जल्दी करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है एक प्रकार का? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक क्वांटिटी होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज़ वेक्टर क्वांटिटी। कौन-सी? वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, इकाई यूनिट वेलोसिटी, इकाई का मात्रक बताइए, वो मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड किसका, तो मीटर किसका, केजी किसका, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। बता रहा है एक प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, इट्स हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी रिमेंस। तो क्या होता है जब हॉरिजॉन्टली रिमेंस कांस्टेंट होता है, तो उसमें कोई नो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है क्या? कोई भी नो हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब क्या होगा कि कांस्टेंट हो गया, है ना? बताइए क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। समानवर्ती गति में वेग का त्वरण किसके बीच में कितना होता है? तो कितना होता है, यानी कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन, है ना? वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन, तो सर्कुलर मोशन होगा, तो बोले तो सर्कुलर मोशन बोले तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अच्छा, 6 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। टाइम ऑफ फ्लाइट इस प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? जो टाइम्स डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, इसमें वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है? चलिए 7 नंबर क्वेश्चंस, द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल कैसा, पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, क्या होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। चलिए, व्हेन वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, जब वेग शून्य होता है पर त्वरण शून्य नहीं है, कितना होता है? एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज बट जीरो एक्सेलरेशन, क्या? अब जीरो एक्सेलरेशन तो बॉडी किस में हो जाएगी, रेस्ट में हो सकती है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, कैसा वेक्टर क्वांटिटी। 10 नंबर क्वेश्चन बताइए, 10 नंबर क्वेश्चंस बताना है। इफ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल्स, इट्स एक्सेलरेशन इज, यदि कोई पिंड स्थिर होता था चाल में, तो उसका त्वरण कितना होगा? उसका जो त्वरण होता है वो टुवर्ड्स सेंटर लगता है, किधर, टुवर्ड्स, जो सेंट्रिपेटल फोर्स होता है। इसका फार्मूला बताइएगा। 11 नंबर, इन प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल मोशंस किसमें होता है? प्रोडक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशंस होता है वर्टिकल मोशन में किसमें होता है, वो आपको बताना है। तो वो किसमें होता है? वर्टिकल मोशंस में होता है, तो वो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, कितना? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेट होता है, किसमें? यूनिफॉर्म एक्सेलरेट। जब कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म होगा, है ना? आसमान और कांस्टेंट का मतलब यही हुआ। चलिए बताइए, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम व्हेन एंगल इज प्रोजेक्शंस, कितना होता है? 45 डिग्री का, ही तो पता होगा। न्यूटन का पहला नियम क्या होता है बताइए? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। एसआई यूनिट का फोर्सेस, तो वो न्यूटन में होता है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, किस पे? मास पे। न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स ए बराबर एम ए, तो बहुत इजी थे। एक्शन एंड रिएक्शन इज फोर्स एक्ट, तो डिफरेंट बॉडी, है ना? चलिए, मोमेंटम इज इक्वल टू संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है तो एम इंटू वी के। यूनिट ऑफ मोमेंटम, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई क्या होती है? ये होती है। चलिए, व्हेन नेट फोर्स इज जीरो, द बॉडी द बॉडी, चलिए बताइए जल्दी। तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो मूव नहीं कर, कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। फ्रिक्शन ऑलवेज रिएक्ट, कहाँ पे? अपोजिट ऑफ द मोशंस। रिकॉइल इज गन ड्यू टू रिकॉइल इज गन ड्यू टू थर्ड लॉ, क्या? थर्ड लॉ। बट बहुत इजी क्वेश्चन था, उसका यूज पूछ लिया। ए हैवी बॉडीज, भारी पिंड होता है किसमें? लॉस ऑफ इनर्शिया में, और मोर ऑफ इनर्शिया किसमें? मोर ऑफ इनर्शिया। चलिए बताइए, चेंज इन मोमेंटम्स पर यूनिट टाइम्स इज कॉल्ड, समय की प्रति सेकंड में परिवर्तन कहलाता है, कितना कहलाता है? वो कहलाता है हमारा फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? अच्छा, यहाँ से अब हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं, बहुत इजी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है? चलिए बताइए, नर्सिंग इन प्रोफेशन इन इंडिया रेगुलेटेड बाय, तो वो किसमें? इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। बहुत इजी क्वेश्चन था। द हेड ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड, बताइए, अस्पताल में नर्सिंग सेवाओं का प्रमुख कहलाता है, क्या प्रमुख कहलाता है वो आपको बताना। तो वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहलाता है ना? जेएनएम का फुल फॉर्म, तो जनरल नर्सिंग मिड एंड मिडवाइफरी एंड
मिड वाइफरी, ठीक, ए है इसका राइट आंसर। बताइए द बेसिक एम ऑफ नर्सिंग्स, बेसिक एम क्या होगा नर्सिंग्स का? तो सभी को पता है क्या करता है, प्रमोट हेल्थ एंड केयर फ्रॉम पेशेंट्स। नर्स फॉलोज कोड, किसको, एथिक्स को, एथिक्स कोड जो होते हैं उनको फॉलो करता है। विच इज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इंडिया, कहाँ पे था वो? कोलकाता, कहाँ पे? कोलकाता। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से, नर्सिंग प्रोफेशन इज मेनली फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है? पेशेंट की केयर पर। नर्सिंग इज अ कंसीडर्ड अ, nursing is a considered a for hobby, do not for, do not for a hobby. हेल्थ मीन्स, हेल्थ का मतलब क्या होगा? हेल्थ का मतलब ये होगा कि हेल्थ इंक्लूड्स फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग होना चाहिए इंसान। 10 नंबर क्वेश्चन, बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज डाइट इट्स प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट, है ना। इम्यूनेशन हेल्प्स, किस में हेल्प करता है? प्रिवेंट डिजीज में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट, किसमें? वाटर बोर्ड डिजीज से बताता है, वो वाटर वायु जनित जो रोग होते हैं उनसे बचाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, हैंड वॉशिंग इज इम्पोर्टेंट टू इन्फेक्शंस के लिए, है ना। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है? जो पर्सनल हाइजीन का मतलब है वो क्या है? वो कीप द बॉडी क्लीन। अ हेल्दी पर्सन शुड एक्सरसाइज डेली बेसिस पे, ए हेल्दी पर्सन शुड बी एक्सरसाइज। प्रॉपर रेस्ट इज नेसेसरी फॉर, प्रॉपर रेस्ट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिकवरी। 70 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट एड मीन्स, फर्स्ट एड मीन्स का मतलब क्या हो गया वो आपको बताना। फर्स्ट एड मीन्स का मतलब ये होगा इमीडिएट केयर बिफोर डॉक्टर अराइव्स, है ना, यानी कि मेडिकल्स। हाँ ठीक है। अच्छा बताइए, इन केस ऑफ ब्लीडिंग फर्स्ट स्टेप्स, सबसे पहले क्या करेंगे? अप्लाई प्रेशर स्टॉप ब्लीडिंग। फॉर बर्न द फर्स्ट एड, जलने का प्राथमिक प्राथमिक उपचार हो गया है तो उसको हम कूल विद द रनिंग वाटर से उसको बढ़िया करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, इन्फेंटिंग पेशेंट शुड बी, अगर कोई इन्फेंटिंग पेशेंट है, बेहोशी रोग में पेशेंट है, उसको क्या करेंगे हम लोग? तो उसको हम लोग फेंटिंग प्रोसेस में ले डाउन विद द लेग रेस्ड, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ फ्रैक्चर इज अफेक्टेड पार्ट शुड बी, अफेक्टेड पार्ट शुड बी, तो फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर पार्ट जो होता है शुड बी इमोबाइल्ड, है ना, इमोबाइल्ड हो जाता है, वो इमोबाइल्ड हो जाता है। स्नैक बाइट फर्स्ट एड इंक्लूड, तो वो कीप द पेशेंट्स, कीप द स्नेक बाइट्स कीप द पेशेंट्स काम्स। 23 नंबर, नोज ब्लीडिंग कैन बी, नोज ब्लीडिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय, तो वो किससे बचा था? तो बेंडिंग हीट फॉरवर्ड से। सीपीआर कब, सीपीआर का उपयोग कब किया जाता है? जब वो क्या होता है, वो सांस नहीं ले रहा हो तब। अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्विकली एक प्रकार का क्या है? एडवर्ब है, बहुत इजी था। हैप्पीनेस क्या है? एक प्रकार की नाउन है, कौन सा नाउन वो बताइएगा? एडवर्ब, जब वो ऑप्शन था। ब्यूटीफुल इज तो एक प्रकार का एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि डिस्क्राइबिंग द नाउन को एडजेक्टिव कर। चलिए दे इज एक प्रकार का, दे क्या है? एक प्रकार का प्रोनाउन है। रन इज इन आयरन, रन इन आयरन डेली इज, रन का मतलब क्या होगा? इज डेली इज, डेली इज, डेली इज, डेली इज, डेली इज, बताइए जल्दी भाई। नंबर का राइट आंसर क्या होता है? एक प्रकार का वर्ब को शो कर रहा है। अंडर द टेबल इज, अंडर द टेबल इज एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, प्रकार का प्रीपो। वाओ, वाओ इज, वाओ क्या है? एक प्रकार का, वो प्रकार का इंटरजेक्शन है ना। एंड इज इन सेंटेंस, एंड एक प्रकार का कंजक्शन है, ये जोड़ने का काम करता है। वर्ब इज, वर्ब इन सी इज वेरी टॉल, सी इज वेरी टॉल, सी इज वेरी टॉल एक प्रकार का एडवर्ब। टॉल एक वर्ड आ गया ना। ओच, ओच वर्ड का मतलब क्या हो गया? एक प्रकार का इंटरजेक्शन है। चलिए, बुक इज, आई रीड ए बुक्स, तो बताइए बुक एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का, आपसे नाउन पूछा है। आफ्टर, इन द आफ्टर लंच आई वेंट आउट, क्या है भाई? आफ्टर एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। चलिए, आई गो टू स्कूल्स, आई गो टू स्कूल्स कौन सा सेंटेंस है? आई गो टू स्कूल एक प्रकार का प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है कि नहीं? कौन सा है प्रेजेंट सिंपल? क्योंकि इंडिकेट करा रूटीन एक्शंस को, है ना। आई एम ईटिंग्स, आई एम एटिंग ईटिंग्स, तो एक प्रकार का कौन सा सेंटेंस है? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, मैंने इसीलिए करवाए इजी क्वेश्चन, क्योंकि आपका लास्ट में ब्रेन बर्न ना हो। चलिए, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क होमवर्क, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, तो वो कौन सा सेंट हो गया? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि आई हैड सो एक्शन कंप्लीट बिफोर
एन एक्स पास्ट एक्शन है ना, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। चलिए द केक वॉज ईटन बाई मी, द केक वॉज ईटन बाई मी एक प्रकार का एक्टिव वॉइस है ना। सी राइट्स, अच्छा इसका पैसिव क्या बनेगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर एक प्रकार का एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट परफॉर्म टू एक्शंस है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन, द लेटर इज रिटन बाय हर, द लेटर इज रिटन बाय हर किसके द्वारा, एक प्रकार का पैसिव पैसिव वॉइस है क्योंकि एक्शन रिसीव्ड बाय सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, दे विल कंप्लीट दे विल कंप्लीट द वर्क इज, कंप्लीट द वर्क इज 19 नंबर क्वेश्चन, तो वही प्रकार का फ्यूचर सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड दो ही तीन चार क्वेश्चन रह गए। वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम इज, वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम इज एक प्रकार का पैसिव बिकॉज सो ऑब्जेक्ट रिएक्ट्स, यहाँ पे यार मैं लिख ही देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ लेकिन एक बार समझ लेना। सो ऑब्जेक्ट रिसीव एक्शन, ये तो पता है ना, पढ़ाया होगा अगर आप अटल बैच में हो पीटर हसन ने। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, आई हैव सीन द मूवी, आई हैव सीन द मूवी, बताइए कौन सा टेंस है, ये एक प्रकार का प्रेजेंट परफेक्ट है बिकॉज इसमें जो हैव सीन है वो इंडिकेट कंप्लीटेड एक्शंस विद द प्रेजेंट रेलेवेंस होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, द मूवी हैज बीन सीन बाय मी, ये तो पैसिव हो गया, क्या हो गया, पैसिव हो गया क्योंकि इसमें जो पास्ट एक्शन शो कर रहा है कॉन्टिन्यूस एक्शन इन द पास्ट। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्यों, क्योंकि इंडिकेट ऑनगोइंग पास्ट एक्शन। 24 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड विद हिम, तो एक प्रकार की ये पैसिव है क्योंकि इसमें एक्शन तो पास्ट का दिखाया जा रहा है लेकिन कॉन्टिन्यूस एक्शन ही पास्ट में हो रहा है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे एंड आई होप कि आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस किए होंगे। मैंने जितने क्वेश्चंस कराए बहुत अच्छे से कराए, तो ये क्वेश्चंस ई मॉडल पेपर 3 था, है ना। इसमें आपके 120 में से 120 आने चाहिए और मैं ये गारंटी कर रहा हूँ बहुत बच्चों के 100 नंबर आए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने थोड़ा डीप लेवल में इसको कंसाइज किया था। सो मिलते हैं कल की क्लास में मॉडल पेपर 4 में एंड जब तक एग्ज़ाम होगा मैं बहुत बढ़िया मॉडल पेपर करा दूंगा और जब तक मैं चैप्टर वाइज तो क्लास करा ही रहा हूँ उनमें आप ज्वाइन होते रहना और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें एंड आई विल हेल्प। सो थैंक यू।